मैंने सर मैसेज किया है मैंने बारी साहब को अभी। मैं कैप्टन साहब आप पास आऊंगा अभी बाद में मैं आपको सिंगल लेकर के फिर उनसे करता हूं। लेकिन अभी जो एक खबर आई थी कि ईरान के ताल्लुक से कि जिस वक्त इजराइल से तनातनी थी और ये वो तो पुतिन ने जो है वो मिसाइल एक्सपर्ट जो है वो भेजे और बहुत इसको सीक्रेट रखा गया। क्या मतलब इसको कितनी इंपॉर्टेंस दी जाए इस बात को और ये बात अब क्यों सामने आ रही क्यों? क्या ये माना जाए कि तमाम ये चीजें ईरान को टारगेट करने की हैं? क्योंकि अभी एक साहब ने लिखा है कि असली खबर ये है कि 10 दिन के अंदर फिर से जंग शुरू हो जाएगी। ये जो अभी लेकर के आए हैं कि साहब ये ईरान में खुफिया और ये वो तमाम चीजें क्या क्या मानी क्या है इसके? खास तौर से मैं मिलिट्री के उससे जानना चाहता हूँ और वॉर नुक्ता नजर से। डॉक्टर रिज़वी, जहाँ तक ईरान की बात है, ईरान का रोल तो जग ज़ाहिर है कि उसने हिज़्बुल्लाह को, हूती को और हमास को मदद दी है और इज़राइल के खिलाफ काफ़ी मजबूती से अकेला खड़ा रहा है। तो कुछ हद तक तो मेरे ख़्याल से हम सबको दाद देनी चाहिए ईरान को कि ईमानदारी से वो फ़िलिस्तीन के जो अरब लोग हैं, उनके साथ हर तरीके से, चाहे फाइनेंशियल सपोर्ट हो, मोरल सपोर्ट हो, सोशल कल्चरल सपोर्ट हो, सबसे बड़ी बात है मिलिट्री सपोर्ट हो, ईरान ही अकेला मुल्क है जो कि फिलिस्तीन के लोगों के साथ खड़ा रहा है। कोई भी दूसरा अरब मुल्क, पर्शियन गल्फ मुल्क या 56 या 57 मुस्लिम लोग जो देश हैं वो उम, अ, मैं तो कह सकता हूँ कि एक तरह से देखा जाए तो दुःख की बात है कि कोई भी ये देश उठ के ईरान के अलावा सपोर्ट में नहीं आए हमास के। हाँ, ये जो मिसाइल वाली बात है, इस पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि ईरान की जो मिसाइल पावर है, इरानियन रिवॉल्यूशन गार्ड की जो मिसाइल पावर है, वो करीबन 15 साल से काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है। जब ईरान ने अपने मिसाइल्स का टेस्ट करना शुरू किया शुरुआती दिनों में, तो वो 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर वाले रॉकेट्स और मिसाइल फायर करता था। तो उस वक़्त खुफिया एजेंसीज़ का ये कहना था, सीआईए का या मोसाद का कि ये टेक्नोलॉजी जो है उनको किम जोंग उंग ने नॉर्थ कोरिया से दी है। कुछ लोगों का ये भी दावा था कि ईरान को मिसाइल टेक्नोलॉजी और कुछ हद तक यूरेनियम जो संशोधित करने की प्रणाली है, तकनीक, वो पाकिस्तान से गई है। तो ये लेकिन उनके ईरान के मिसाइल डेवलपमेंट में करीबन उनका जो अलग-अलग तकनीक है, 7 या 8 साल पहले की बात है, 2015-2016 के बाद की बात है कि अचानक से अ, वो ट्रायल करने लगे ऐसे मिसाइलों का और रॉकेट्स का जिनकी रेंज 1000 किलोमीटर और 1000 किलोमीटर से बढ़ के 1400 किलोमीटर और अब तो 1800 किलोमीटर यानी इज़राइल तक पहुँचने वाले रॉकेट्स वो बनाने लगे हैं। तो अब आकलन ये है कि रूस ने शायद कुछ हद तक उनकी तकनीकी मदद की है। ईरान ने रूस को काफ़ी मदद दी, शाहिद 136 ड्रोन और दूसरे काफ़ी सारे अम्यूनिशन देकर। अ, क्विड प्रो क्विड यानी इसके थैंक यू बोलने का एक इशारा है, तो रूस ने भी ईरान को रॉकेट्स, मिसाइल्स खासतौर से सॉलिड जो रॉकेट बूस्टर होते हैं, सॉलिड स्टेट रॉकेट बूस्टर्स, वो बनाने में मदद की। तो अभी अगर रिपोर्ट्स आ रही हैं कि रशियन टेक्नीशियंस ईरान में गए थे, तो इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है। क्या जंग में फिर से कूदेगा ईरान? इसके बारे में अलग-अलग मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट अलग-अलग बयान दे रहे हैं। ईरान ने फिलहाल हिज़्बुल्लाह को काबू में रखा हुआ है और हिज़्बुल्लाह को बोला हुआ है कि सीज़ फायर का उल्लंघन ना करे। ईरान ने फिलहाल हूती को भी कंट्रोल में रखा हुआ है और हूती को कोई रॉकेट मिसाइल इज़राइल की तरफ फायर नहीं करने दे रहा है। तो ये दिखाता है कि ईरान शायद फूँक-फूँक के कदम रख रहा है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि लास्ट हमला इज़राइल ने ईरान पर किया था पिछले साल 26 अक्टूबर को। उसके बाद से ईरान ने मैं तो राष्ट्रपति पेजेश्किन को इसके लिए
थैंक यू बोलना चाहता हूं कि उन्होंने बड़ी नाजुक दौर से अपने जो ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड हैं, जिसके जो कमांडर्स हैं उनको कंट्रोल में रखा हुआ है। ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड में काफी कमांडर ऐसे हैं जो कि आयतुल्लाह खमानी के डायरेक्ट नॉमिनीज, डायरेक्ट चेले हैं, क्योंकि आयतुल्लाह खमानी ने ही उनको ब्रिगेडियर से मेजर जनरल और मेजर जनरल से आईआरजी का कमांडर बनाया। तो ये जो आईआरजी के टॉप कमांडर्स हैं, ये आमतौर पे अभी तक पेजेश्कियन के काबू में कुछ हद तक, पूरी हद तक नहीं आए हैं। लेकिन पेजेश्कियन बहुत ही मैच्योर हैं, मॉडरेट हैं, वेस्टर्न वैल्यूज को समझते हैं। उनकी पैठ यूरोपियन यूनियन के देशों में काफी अच्छी है पेजेश्कियन की। तो ईरान फिलहाल इस युद्ध में छलांग नहीं मारेगा। खास तौर से क्योंकि ईरान उम्मीद कर रहा है कि कभी अप्रैल के महीने में जो टॉक्स चल रही थी आईएईए के साथ, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ, ईरान ये उम्मीद कर रहा है कि अप्रैल में शायद वो फिर से एक बार ईरान में आएंगे और एक सर्टिफिकेशन ईरान को दे देंगे कि ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं बना रहा, ताकि अमेरिका के साथ बातचीत करने का रास्ता खुल जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान को बैकग्राउंड में बता दिया है कि अगर ईरान वाकई न्यूक्लियर हथियार नहीं बना रहा या कोशिश नहीं कर रहा, तो डोनाल्ड ट्रंप आईएईए के सर्टिफिकेशन के बाद कुछ जो आर्थिक प्रतिबंध यानी सैंक्शंस लगाए हैं ईरान के ऊपर, वो हटा देगा। तो हमास फिलहाल अकेला है। हमास को फिलहाल जो भी लड़ाई करनी है अकेला करनी पड़ेगी। इस पे आप ऐड कीजिए कि कतर और मिस्र और काफी हद तक एर्दोगान भी अमेरिका के दबाव पर एक स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, जिसमें कि हमास एज ए मिलिट्री पावर अब मंजूर नहीं है। ना सिर्फ इजराइल को मंजूर नहीं है कि हमास फौजी ताकतों को फिर से जमा करे, वरन मिस्र, कतार और तुर्की भी चाहते हैं अमेरिकन दबाव पर कि हमास जो है, ठीक है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बना रहे, ठीक है, लेकिन हमास फिर से हथियारों को ना जमा करे, हमास फिर से रॉकेट्स मिसाइल्स ना बनाए, हमास फिर से अपनी अंडरग्राउंड सुरंगों को एक्टिवेट ना करे। तो बहुत ज्यादा दबाव है कि हमास को भविष्य के गजा की सरकार में शामिल ना किया जाए। जी, डॉक्टर रिजवी। बिल्कुल। और मैं समझता हूं कि